हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनपीओ के थे वो हमने पढ़े थे, प्लस हमने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पार्ट सेकेंड, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारा आज का टॉपिक है और इससे रिलेटेड कुछ एक दो टॉपिक्स और हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हैं क्या क्या वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको पढ़ना है कैटेगरीज टाइप्स ऑफ फंड्स इन केस ऑफ एनपीओ, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेस्ट्रिक्टेड फंड्स टाइप। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है या पहला टॉपिक है वो है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। बट यहाँ पे जो आपको अकाउंटिंग करनी है वो थोड़ी सी डिफर है। यहाँ पे आपको फंड बेस्ड के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। फंड बेस्ड का मतलब है कि जिस तरीके का फंड होगा उस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग आखिरकार है क्या। मीनिंग की अगर बात करूं तो मीनिंग है इट इज एन अकाउंटिंग मेथड और प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन विच अमाउंट अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज शॉन अंडर स्पेसिफिक फंड अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड मिलेगा, ठीक है, आपको उस फंड की उस पर्टिकुलर अमाउंट की आपको अकाउंटिंग करनी है। अपने अकाउंट्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं उस फंड के हिसाब से करने पड़ेंगे। इट मीन्स द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसिप्ट ऑफ डोनेशन एंड इनकम रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फंड आर क्रिएटेड टू दैट पर्टिकुलर फंड एंड पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट टू इट। देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, आप बिल्कुल सिंपली समझिए। सपोज करिए आपकी कोई एनपीओ है, ठीक है, आप एक एनपीओ चलाते हैं, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए एक फंड रिसीव हो जाता है, ठीक है। जो सामने वाला डोनर है, जिसने आपको दान दिया है, जिसने आपको डोनेशन दी है, वो आपसे कहता है कि आपको इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनानी है। तो अब जो आपको वो पैसा इस्तेमाल करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो बस यही आपको याद रखना है। यही कहा गया है कि जो भी आपको रिसिप्ट मिलेंगी डोनेशन की या जो भी इनकम जनरेट होगी उस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर जो फंड आपको मिलेगा, तो वो सारी की सारी आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी उसी फंड के अंदर। क्रेडिट करने का मतलब है कि वो पैसा उसी फंड के अंदर चला जाएगा और जो भी आप पेमेंट और एक्सपेंस करेंगे उस पर्टिकुलर फंड के रिगार्डिंग, वो सारा का सारा उस फंड से डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब आप वहाँ से उसको माइनस कर देंगे। एनपीओ मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच फंड। एनपीओ क्या करती है? हर एक फंड के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन करेगी। जैसे कि बिल्डिंग के लिए अलग फंड, एंडाउनमेंट के लिए अलग फंड, अगर आपको कोई फील्ड है, कोई ग्राउंड है, उसके लिए फंड मिलता है तो उसके लिए अलग फंड, कोई आप मैच करा रहे हैं, टूर्नामेंट करा रहे हैं तो मैच के लिए अलग फंड, टूर्नामेंट के लिए अलग फंड। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग फंड्स बनाने हैं। Donations and income received toward that fund are credited to the fund account while the expenses are debited to such account। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी इनकम और डोनेशंस आपको रिसीव होंगी वो आपको क्रेडिट कर देनी है उस अकाउंट के अंदर, और जो भी एक्सपेंसेस और पेमेंट्स आप करेंगे वो आपको डेबिट कर देनी है पर्टिकुलर फंड अकाउंट के अंदर। क्रेडिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड डेबिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका शो होगा कहाँ पे? आपकी लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के अंदर, और जो डेबिट बैलेंस होगा फंड अकाउंट का वो शो होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अभी फिलहाल आप बस इतना ही ध्यान रखिए, ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले एक बार हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझ लें, उसके बाद फिर इस कंसेप्ट को और अच्छे से हम समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरीज टाइप्स ऑफ फंड इन केस ऑफ एन एनपीओ। तो ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज और कितने तरह के फंड्स एनपीओ को मिलते हैं? तो दो तरीके के फंड्स होते हैं आपके। पहला होता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और जिसको हम बोलते हैं जनरल फंड। नेक्स्ट होते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड और स्पेसिफिक फंड। क्या होते हैं ये अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और रेस्ट्रिक्टेड फंड? आइए इनको जान लेते हैं। तो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और जनरल फंड का मतलब है दीज फंड्स आर यूज्ड टू कैरी आउट जनरल ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आप इस फंड को किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको कोई डोनेशन दे गया, उस पैसे को आप जहां चाहें वहां खर्च कर सकते हैं। दीज फंड डू नॉट कैरी एनी रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू यूज इट।
ठीक है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे चाहें जब चाहें जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट कैन यूज द अमाउंट एज इट डीम्स एप्रोप्रिएट बट टू कैरी आउट पर्पस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो मैनेजमेंट जो होता है ना, इस अमाउंट को कहीं भी यूज कर सकता है जहां उसको जरूरत हो, बट ये यूज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, एनपीओ के लिए होगी, अदर पर्पस के लिए नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इट इज ऑल्सो नॉन एज जनरल फंड और कैपिटल फंड टू विच सरप्लस और डेफिसिट इज एडेड और डिडक्टेड रिस्पेक्टिवली। ये आपका जनरल फंड और कैपिटल फंड बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको सरप्लस होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, अगर आपका डेफिसिट होता है तो वो लेस हो जाएगा। सरप्लस और डेफिसिट मैं आपको बता चुका हूँ, सरप्लस को हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, और डेफिसिट आपका लॉस होता है। नेक्स्ट आता है आपका रेस्ट्रिक्टेड फंड। देखिए नाम से ही पता लग रहा है रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंड्स द यूज ऑफ विच इज रेस्ट्रिक्टेड आइदर बाय द मैनेजमेंट और बाय द डोनर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, या तो डोनर खुद लगा देगा या मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई हम इस फंड को सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि आपका एंडाउमेंट फंड होता है, एन्युटी फंड होता है, लोन फंड है, प्राइज फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, टूर्नामेंट फंड है, मैच फंड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपको ये जो फंड है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड फंड्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज। अब रेस्ट्रिक्टेड फंड्स जो हैं इनकी भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो आइए वो कैटेगरीज देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेस्ट्रिक्शन फंड टाइप्स। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन फंड टाइप्स में है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब है कि वो पैसा जो आपको गवर्नमेंट से रिसीव होगा, ठीक है, और वो पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा। इट इज़ अ ग्रांट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सच स्पेसिफिक ग्रांट्स इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज़ ग्रांटेड। ये पैसा आपको सिर्फ वहीं इस्तेमाल करना है जहाँ के लिए आपको ये मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके साथ पोलियो प्रोग्राम जो इंडिया के अंदर चलता है उसको डिस्कस किया है। गवर्नमेंट एनपीओ को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए फंड्स प्रोवाइड कराती है, तो ये जो फंड प्रोवाइड हो रहा है एनपीओज को, ये सिर्फ पोलियो प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होगा, बाकी किसी अदर पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स फंड। फिक्स्ड एसेट्स फंड का मतलब क्या है कि इट इज़ अ फंड ईयरमार्क्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स और ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड और जनरल फंड। देखिए होता क्या है, बहुत आराम से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनपीओ के लिए। आपको अकाउंट्स में जब आप करेंगे अपनी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है कि जैसे आपकी बिल्डिंग, आपको फंड मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे से आप सिर्फ बिल्डिंग ही बनाएंगे, या फिर आपको मिला है कि बिल्डिंग की रिपेयर के लिए खर्चा कर सकते हैं। भाई बिल्डिंग फंड है, अब बिल्डिंग में या रिपेयर कर लो, बिल्डिंग में कुछ ऐड ऑन कर लो, तो सारा का सारा खर्चा बिल्डिंग पे ही हो रहा है, तो बिल्डिंग में वो पैसा लग सकता है। अच्छा, ये क्या होता है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, इतना ही पैसा आपको ट्रांसफ़र करना होता है अपने कैपिटल फंड के अंदर। अब ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, ये मैं आपको इसी क्लास के लास्ट में बताऊंगा, तो ये चीज़ जानने के लिए क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहें और जुड़े रहें। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग फंड मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ही था। नेक्स्ट आता है आपका एंडाउनमेंट फंड। एंडाउनमेंट फंड का मतलब होता है इट इज़ क्रिएटेड विद द कंडीशन दैट इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड विल बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। Thus, the principal amount of these funds remain unchanged. These funds may be permanent or temporary for a specific period. आपको क्या है, आपने क्या करा, आपको पैसा मिला और उस पैसे से आपको जो सपोज करिए 1 लाख रुपया मिला, ठीक है, 1 लाख रुपए जो आपको मिले हैं, आपको लगा कि यार ये तो अभी किसी काम का है नहीं, अब काम का नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद में 1 लाख रुपये के ऊपर आपको 10% के हिसाब से अर्निंग हो जाती है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट हुआ तो 10,000 रुपये आ गए। अब वो जो 10,000 रुपये आए हैं ना, ठीक है, वो 10,000 रुपये आप बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने एनपीओ के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये 10,000 रुपये आपको अपने जो स्पेसिफिक फंड है, जो आपका फंड मिला था, जिस चीज़ के लिए पैसा मिला था, ये वापस उसी में ऐड हो जाएगा। तो जो 1 लाख रुपये थे, 10,000 रुपये वापस जाके उस 1 लाख रुपये में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया है गिफ्ट और बिकेस्ट। ठीक है, ये आपको ये हो सकते हैं, आपको कोई डोनेशन मिल सकती है, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स।
These funds are created and maintained to show the incomes and expenses related to the specific operations separately from the general revenue, incomes and expenses. Amount available in these funds after meeting the expenses attributing to the fund are shown on the liability side of the balance sheet. ठीक है, देखिए एन्युटी फंड डोनेशन, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है। ये ऐसे फंड्स होते हैं जिनको आपको क्या होता है कि आपकी जो इनकम है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ये उनसे रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब जो आप डे टू डे ऑपरेशन करेंगे ना, ये चीज़ उसके लिए काम आएगी। तो ऐसे फंड्स जो उनको क्रिएट किया जाता है या मेंटेन किया जाता है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को रेगुलेट करने के लिए, उनको हम स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स बोलते हैं। और जो भी अमाउंट इनसे बचेगी, ठीक है, उसको आप अपनी लायबिलिटी साइड शो करेंगे, ना कि आप उसको एसेट साइड शो करेंगे। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि लायबिलिटी साइड शो करनी है अपनी स्पेसिफिक रेवेन्यू फंड्स। और लास्ट आता है आपका एन्युटी फंड। एन्युटी फंड क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड मिलेगा। चलिए पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। इट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट when a NPO receive assets from a donor with a condition to pay specified amount periodically to designated beneficiary or beneficiaries. Amount annuity is a fixed annual payment and usually continue only during the lifetime of the named beneficiary or for the period specified by the donor. After the death of beneficiary or termination of the agreement, the fund becomes the property of the organization. बहुत ही इजी है एन्युटी फंड, बहुत इजी है बिल्कुल। आपको ऐसे समझाऊंगा, आपको कभी ये भूल ही नहीं पाओगे आप। देखिए करना क्या है, एन्युटी फंड जब भी बात याद आए ना, तो याद रखना कि यहाँ पे वसीयत की बात हो रही है। दो बुजुर्ग थे, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, वो दोनों अकेले रहते थे, उनके नाम पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, एक बंगला था पूरा, ठीक है, वो 10 करोड़ रुपए के मालिक थे। अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो वो आपका उनका जो घर था, उनका जो बंगला था, वो बंगला उन्होंने एनपीओ को दे दिया कि भैया एक काम करो, आप इस बंगलों को इस्तेमाल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करो, आप हमारा जो खर्चा है ना, हमारे जो भी एक्सपेंसेस है, आप उनको मीट आउट करते रहो, आप हमारा ख्याल रखो। और जब हम एक्सपायर हो जाएंगे, जब हम दोनों मर जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम चली जाएगी। इसको फिर आप जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करना, पर जब तक हम जिंदा हैं आपको हमें पैसे देने हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो खर्चा है वो निकल जाए और हम आराम से अपनी ज़िंदगी को जी लें, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि टूर्नामेंट फंड के लिए आपको पैसा मिल सकता है कि एक टूर्नामेंट फंड के लिए आपको पैसा मिल गया। अब टूर्नामेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हो सकता है टूर्नामेंट 30 दिन चले, 40 दिन चले, तो जब तक टूर्नामेंट चलेगा तब तक आपको वो पैसा, जो जिसने पैसा दिया है उसको आपको अर्निंग भी देनी पड़ेगी। जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होगा वो सारा का सारा फंड आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको फंड्स याद रखने हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, आप इनको किसी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है, मैं बात कर लेता हूँ प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल में आपको मैंने 3 क्वेश्चंस जो हैं वो शो करे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक फंड प्राइस है हैज़ अ बैलेंस 1 लाख विच इज़ इन्वेस्टेड एज फिक्स डिपॉजिट इन बैंक अर्निंग 8% इंटरेस्ट। 1 लाख रुपए का प्राइस फंड है जिसको आपने एफडी के लिए डाल दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, और उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट रिसीव होगा। फर्दर डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव टुवर्ड इट। आपको क्या है, प्राइस फंड के लिए 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपये का प्राइस फंड और रिसीव हो गया है, डोनेशन रिसीव हो गई है। आपने क्या करा, आपने 7,000 रुपये प्राइस के खर्च कर दिए, ठीक है, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं प्राइस। अब उसमें 3,000 रुपये की तो आपने ट्रॉफी दी है और 4,000 रुपये के आपने कैश में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। देखिए आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद होगा, एसेट्स अमाउंट, ठीक है, कहाँ लिखी जाती हैं, लायबिलिटी अमाउंट कहाँ लिखी जाती है, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ आपका ट्रीटमेंट से कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आपको अपनी लायबिलिटी साइड आना है, वहाँ पे लिखना है प्राइस फंड, आपको हेडिंग देनी है। देन उसके बाद लिखना है ओपनिंग बैलेंस, कितना बैलेंस था हमारे पास 1 लाख रुपीज़, वो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हमें 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो आपको डोनेशन रिसीव हुई थी वो आपको लिखनी है, ये अर्निंग हो गई, इससे ये फंड बढ़ जाएगा। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट के ऊपर,
तो 8% 1 लाख रुपए का जब आप निकालोगे तो आएगा 8,000 रुपीज़, वो आपको ऐड ऑन कर लेना है। टोटल इन्वेस्टमेंट अब जो आपके पास फंड है वो कितना है 1,18,000, उसमें से आपने 7,000 रुपये का एक्सपेंस कर दिया, उसको आपको माइनस कर देना है, सिंपल, बस इतना सा करना है, हो गया इस पैसे की फंड का ट्रीटमेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। देन आपको अपना फॉर्मेट बना लेना है, वही लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट, ये सारी आपके लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। देन हमें स्टार्ट करना है अपने बिल्डिंग फंड से। देखिए एंट्री बाय एंट्री हम चलेंगे। सबसे पहले आपकी बिल्डिंग फंड है 10 लाख रुपीज़, आपको डोनेशन रिसीव हुई थी बिल्डिंग के लिए जो कि 25 लाख रुपीज़ की थी, ठीक है। ये आपको ऐड ऑन कर लेना है। और आपने खर्चा कर दिया था बिल्डिंग को बनाने में 22,50,000, 22,50,000। तो अब जो आपका बिल्डिंग फंड बचा हुआ है वो है 12,50,000 और ये आपको अमाउंट के कॉलम में लिख देना है। यहाँ तक हमारा बिल्डिंग फंड का जो ट्रीटमेंट था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड है आपका 15,000। इसके लिए भी हमें डोनेशन रिसीव हुई थी 25,000 की। आपने टिकट सोल्ड करे थे टूर्नामेंट कराने के लिए जिससे आपको मिले थे 35,000 रुपीज़, और आपने टूर्नामेंट पे खर्च किए हैं, एक्सपेंस किया है 42,000 का। जो बैलेंस अब आपके पास बचा हुआ है वो है 33,000। तो टूर्नामेंट फंड का जो 33,000 अमाउंट है वो आपको अमाउंट के कॉलम में लिख देनी है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको डायरेक्टली लिखना है 25 लाख रुपीज़। आपको लाइफ मेंबरशिप फीस दी हुई थी 40,000 की, वो आपको ऐड कर लेनी है अपने कैपिटल फंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से वो पॉइंट स्टार्ट होता है जो मुझे आपको समझाना है। देखिए बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली थी, ठीक है, और आपने खर्चा भी किया था। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जितना आप खर्च करेंगे ना उतना आपको अपनी एसेट्स का साइड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कैपिटल फंड में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो एक्सपेंडिचर आपने लिखा था 22,50,000, ये आपको बिल्डिंग में एसेट साइड लिखना होगा और ब्रैकेट में लिखना होगा वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि बिल्डिंग अभी बन के तैयार नहीं है, बिल्डिंग अभी बन रही है, बट एसेट्स हमारे लिए वो बन चुकी है। तो इसलिए आपको ये एक तो एसेट्स की साइड शो करना है, और नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये आपको अपनी कैपिटल फंड में भी ऐड करना है, क्योंकि आपका जो फंड है वो इससे बढ़ जाएगा। 22,50,000 ये आपको अपने कैपिटल में भी ऐड करना है। बस इतना सा आपको ट्रीटमेंट याद रखना है कि ये दोनों साइड लिखा जाएगा, डबल एंट्री आपको इसकी करनी है, ठीक है। और लास्ट है आपका एनुअल डिनर सब्सक्रिप्शन, जो आपको 60,000 रुपीज़ का मिला था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था इसका 10,000 रुपीज़, तो इसको आप ऐड कर लेंगे और अपनी एसेट साइड भी इसको शो कर देंगे 10,000 रुपीज़ के साथ, ठीक है। एक छोटा सा नोट मैंने आपको दिया है, जो चीज़ अभी आपको बिल्डिंग के रिलेटेड आपको मैंने समझाई थी। तो बिल्डिंग फंड एक स्पेसिफिक फंड होता है। 22,50,000 का आपने एक्सपेंडिचर किया था बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने पे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग अभी बन रही है, वो हमारी एसेट्स बन चुकी है। तो एसेट्स की साइड हमने शो किया था, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड इज शोन एज द एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट्स की साइड आपको वो शो करना है, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर आप कर चुके हो, और इक्वल अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी है अपने कहाँ पे, अपने कैपिटल फंड के अंदर। ये ट्रीटमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारा प्रैक्टिकल है आज का, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट टू अ स्पोर्ट्स क्लब, शो देम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एट रेट 31 मार्च 2021। आपको क्या करना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है अपने इस स्टेटमेंट से। अभी तक आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट नहीं बनानी सीखी है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने पास संभाल के रखेंगे। जब नेक्स्ट मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट समझा दूंगा, सिखा दूंगा, उस टाइम पे आपको इस क्वेश्चन को खुद से करके देखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए एक कहते हैं ना एक टास्क है। नेक्स्ट आपका रिकैप, आपको रिकैप करा देता हूँ। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तीन ही टॉपिक्स पढ़े हैं। एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी, क्या होती है, कैसे होती है, कैसे कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाएंगी, कितने तरीके के फंड्स हमारे एनपीओ के अंदर होते हैं। दो तरीके के फंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और रेस्ट्रिक्टेड फंड।
रेस्ट्रिक्टेड फंड्स में भी हमारे कुछ टाइप्स थे, तो वो रेस्ट्रिक्टेड फंड्स के टाइप भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से आपको ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई क्वेश्चन या कोई मेल भेजना चाहते हैं, तो मेल एड्रेस भी मेरा आपका स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से आप मेरे से जो क्वेरी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप सभी का दिली शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप इतना मोटिवेशन मुझे दे रहे हैं, मैं तभी आपको इतनी अच्छी क्लासेस दे पा रहा हूँ। चैनल की जो वीडियोस हैं उनको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में इन चीज़ों को फैलाइए ताकि और लोगों को भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये बार बार मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपके पास तक नहीं पहुंच पाएंगी, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो साइड में एक बेल आइकन आता है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में और कुछ एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।